तो आज मैं बताने वाला हूँ एफोरिज्म 5 के बारे में, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय सैमुअल हनीमैन, लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनन बुक ले लीजिए और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, वो अच्छे से समझ जाइए ताकि ऑर्गेनन समझने में एकदम प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म नंबर 5। तो पहली बात, इस एफोरिज्म में दिया क्या गया है, इस एफोरिज्म में बताया गया है टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में, क्या क्या डिजीज़ के टाइप्स होते हैं और उनके कारण क्या होते हैं, देयर कॉज एंड एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है यूजफुल टू द फिजिशियन, एफोरिज्म 5 में, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पार्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट केस। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि जो एक्यूट डिजीज़ होता है उसका कॉज होता है एक्साइटिंग कॉज। तो अब ये एक्यूट डिजीज़ क्या होता है और ये एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, तो फिजिशियन को पता होना चाहिए कि एक्साइटिंग कॉज क्या है, एक्यूट डिजीज़ क्या है। तो एक्यूट डिजीज़ क्या होता है, जो कि जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हो, और वो सबसे ज़्यादा फेटल भी होता है, मतलब उससे डेथ जल्दी हो सकता है, इसे कहते हैं मेनली एक्यूट डिजीज़। और एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, एक्साइटिंग कॉज होता है फंडामेंटल कॉज का ही एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे फंडामेंटल कॉज और क्रोनिक माइज्म के बारे में। तो एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, जो एक्यूट डिजीज़ को कॉज करता है, एक्यूट डिजीज़ का होने का कारण जो होता है वो एक्साइटिंग कॉज होता है। कैसे, मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो बारिश में भीग गया, अब बारिश में भीग गया, उसको सर्दी लग गया, खांसी लग गया, और वो डॉक्टर के पास आया, बोला डॉक्टर मैंने लास्टली जब मैं भीगा हूँ बारिश में और उसके कारण मुझे सर्दी लग गया और खांसी हो गया। तो इससे सर्दी खांसी जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है, रेन में भीगने के कारण। तो वही जो है एक्साइटिंग कॉज हो जाता है। और एक्यूट डिजीज़ क्या है, सर्दी खांसी है। तो इसमें हम लोग क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, रस्टॉक्स प्रेस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि रेन के कारण हुआ है, तो वही एक्साइटिंग कॉज था। रेन एक्साइटिंग कॉज था और एक्यूट डिजीज क्या था, सर्दी खांसी। तो अब आते हैं आगे में, एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक डिजीज टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। तो यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि क्रोनिक डिजीज जो होता है वो फंडामेंटल कॉज के कारण होता है। अब देखते हैं क्रोनिक डिजीज क्या होता है, फंडामेंटल कॉज क्या होता है। क्रोनिक डिजीज वो होता है जिसका ड्यूरेशन बहुत दिन तक होता है, जो पेशेंट को पता नहीं चलता है, वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है और बहुत दिन तक चलता है। तो क्रोनिक डिजीज, मान लीजिए किसी को एक्जिमा हुआ, तो धीरे धीरे एक्जिमा हो रहा है, कभी कभी स्किन पे इरप्शन हो रहा है, पता नहीं चल रहा, और अचानक से बहुत हो गया। या फिर रूमेटिज्म का केस हो गया, पैर में दर्द बहुत दिन से है और धीरे धीरे उसे रूमेटिज्म हो गया, साइटिका हो गया, ये सब क्रोनिक डिजीज हो गया। तो क्रोनिक डिजीज जो वो किसके कारण हुआ, फंडामेंटल कॉज के कारण। और फंडामेंटल कॉज क्या होता है, माइज्म जो होते हैं वो फंडामेंटल कॉज होते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, माइजम्स जो हैं वही कॉज करते हैं क्रोनिक डिजीज को, लंबी बीमारी को माइजम्स कॉज करते हैं, और वही जो कॉज जो माइजम है उसी को फंडामेंटल कॉज बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज इज माइजम। इतना जान लीजिए माइजम के बारे में, और डिफरेंट कॉजेज के बारे में अगले वीडियो में कभी डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पे यही बोला गया। और इस फंडामेंटल कॉज का छोटा सा एक्सप्लोजन, मतलब कभी अचानक से एक बार एक्सप्लोजन हो गया, उसी को एक्यूट डिजीज बोलते हैं। मतलब फंडामेंटल कॉज जो है वो हल्का सा एक्सप्लोड हुआ तो एक्साइटिंग कॉज बन के एक्यूट डिजीज हो गया। मान लीजिए किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है बहुत दिन से, ठीक है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस बहुत दिन से, और मतलब बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन अचानक से एक बार उसे हल्का सा एलर्जिक राइनाइटिस हुआ तो वो एक्यूट डिजीज हो गया। और किस कारण, एक्साइटिंग कॉज के कारण, लेकिन उसका डिजीज जो है वो क्रोनिक बन चुका था। ठीक है, क्रोनिक बन गया बाद में जाके, लेकिन पहले उसको धीरे धीरे एलर्जिक राइनाइटिस होता था तो वो एक्यूट डिजीज था, और वो एक्साइटिंग कॉज के कारण होता था। एक्साइटिंग कॉज जैसे ज़्यादा ठंडा खा लिया या ऐसा हो गया, लेकिन उसे अब बहुत दिन तक, अब हमेशा होने लगा, जब जब वो ठंडा खाता है पेशेंट तो उसे एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है। तो वो क्या होगा, क्रोनिक डिजीज में आ गया, जो कि फंडामेंटल कॉज हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन दीज इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, यहाँ पे एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बात किया गया। यहाँ पे जितने 4 लाइन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, लास्ट के 4 लाइन में एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बात किया गया है। तो पहले बताते हैं एसेसरी सर्कमस्टांसेस होता क्या है। तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस मेनली जो होता है वो क्रोनिक केस के लिए होता है। ठीक है, तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होता है, ये वो कॉज है जो क्रोनिक डिजीज़ है, अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो उसको मेंटेन कर रहा है या फिर उसको प्रोड्यूस कर रहा है
या फिर उसको इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। एसेसरी सर्कमस्टांसेस वही होता है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज होता है वो किस चीज़ के कारण होता है, क्रोनिक माइजम के कारण होता है, फंडामेंटल कॉज के कारण होता है। लेकिन एसेसरी सर्कमस्टांसेस एक एडिशनल चीज़ होता है, मतलब क्रोनिक माइजम तो है ही अपने तरफ, जो है वो डिस्कवर किया हुआ है, जो होम्योपैथिक में है वो तो है ही। एसेसरी ये फंडामेंटल कॉज और माइजम, ठीक है, वो जो क्रोनिक केस में होता है वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा भी इन एडिशन टू माइजम जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस होता है वो क्या होता है, मेंटेनिंग कॉज, इनिशिएटिंग कॉज, जो एक्स्ट्रा होता है जो कि अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जो पेशेंट का फिजिकल मेकअप होता है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक मेकअप होता है, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से उसका जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या क्या उसके जीन्स हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड कर सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण भी उससे क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है, या जो इनहेरिट कर सकता है वो अपने पेरेंट्स से। तो और बात करते हैं इस मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो मोरल मतलब उसका सिद्धांत क्या है, वो कैसा माइंडसेट रखता है, उसका माइंड कैसा है, कैसा तेज़ है वो, या फिर क्लेवर है या फिर फूल है, उस पर डिपेंड भी करता है। हिज ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है, मान लो कोई कोल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे कोल पार्टिकल्स इनहेल करे, या फिर सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे सिलिका इनहेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं, तो उसे ऑब्वियसली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। तो उस पर डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन। मोड ऑफ लिविंग, कहाँ रहता है वो, हाइजीन मेंटेन करता है या फिर नहीं मेंटेन करता है। हिज सोशल एंड मेंटल रिलेशंस, अब किसी को बहुत दिनों से डिप्रेशन है, क्रोनिक डिप्रेशन हो गया, तो अब उसका रिलेशन कैसा है, मतलब सराउंडिंग के साथ और लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, घर में कैसा रिलेशन है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हिज एज, क्या एज है, ज़्यादा एज है, कम एज है, उस पर डिपेंड करता है। सेक्सुअल फंक्शन क्या है, ठीक है। और एक्सेट्रा में डाइट हो गया, फिर आपका लिविंग हैबिट्स हो गया, यही सब हो गया, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये जितने यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं, that is the acceptable physical constitution of the patient, character, intellectual character, occupation, mode of living, social domestic relation, age and sexual function, ये सारे एसेसरी सर्कमस्टांसेस में आ जाते हैं। एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ को कॉज करते हैं। क्रोनिक डिजीज़ के अलावा, मतलब क्रोनिक डिजीज़ अगर किसी को है, उसके अलावा भी क्या ऐसा चीज़ है जो क्रोनिक डिजीज़ को और हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, उसे ही मेनली एसेसरी सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। सो यहाँ पे बताया गया था कि एक्यूट डिजीज़ को एक्साइटिंग कॉज करता है, क्रोनिक डिजीज़ जो है वो क्रोनिक माइजम के चलते होता है, और क्रोनिक माइजम ही फंडामेंटल कॉज होता है, और एसेसरी सर्कमस्टांसेस है। फॉर एग्जाम्पल 5 में टाइप्स ऑफ डिजीज एंड देयर कॉज, एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया गया है। सो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया क्या है फॉरिज्म 5। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे फॉरिज्म 6 एक्सप्लेन करूँगा। तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नाउ।